which is called Disarmament and Arms Control. ये हमारा new unit है. So let's have introduction about this unit. In this unit, we will study about arms control definition and concept. We will discuss about armament and its effects. Difference between arms control and disarmament. Need for disarmament. Disarmament effects. Conclusion. तो शुरू करते हैं इस यूनिट को. So we start with the concept of arms control. आर्म्स कंट्रोल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि लोग कहते हैं कि ये जो आर्म्स हैं, बेसिकली इफ यू कम टू द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड इफ यू कम टू एटम बॉम्ब्स, सो एटम बॉम्ब बेसिकली एनर्जी कमिंग फ्रॉम द एटम है. तो उसके बारे में एक बात है कि वी डोंट रूल एटम्स, रादर दीज एटम्स रूल अस. कि हम ये सोचते हैं कि जो एटम्स हैं हम इस पे हुकूमत चला रहे हैं, हम इस पे हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि ये जो एटम्स हैं, ये जो स्मॉलर पार्ट्स हैं, सो दे आर रूलिंग अस, दे आर क्रिएटिंग फियर इन अस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीस. सो दीज एटम्स आर कंट्रोलिंग द पीपल, दे आर कंट्रोलिंग द स्टेट, एंड वी आर नॉट कंट्रोलिंग द एटम्स. सो एटम्स इज द मेन एजेंट विच इज कंट्रोलिंग आवर बिहेवियर. तो ये तो थी खास इंटरेस्टिंग बात. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. आर्म्स कंट्रोल डज नॉट मीन रिड्यूसिंग आर्म्स एंड वेपन्स और फोर्स. इट इज सिंपली एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन एडवर्सरीज टू लिमिट द वेपन्स दैट माइट बी यूज्ड इन वॉरफेयर बिटवीन दैम. तो आर्म कंट्रोल्स, कुछ लोग ये समझते हैं कि आर्म कंट्रोल का मतलब है अपने असलहे को कम करना, इसको ख़त्म करना. हालांकि इसका ये मकसद नहीं है. आर्म कंट्रोल डजंट मीन रिड्यूसिंग द वेपन्स, रादर इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द डिफरेंट कन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स. दो रियासतें या दो से ज़्यादा जो रियासतें हैं, जो मुल्क ममालिक हैं, जब उनके बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हो कि वो अपने जो आर्म्स हैं, जो वेपन्स हैं, उसको एक कंट्रोल तरीके से आगे ले जाएं. So this would be called arms control. तो arms control में remember the states are acquiring weapons, the states are acquiring arms, but they are acquiring arms in a controlled manner. इसमें agreement दोनों states के बीच में हो जाती है कि किस तरह उन्होंने जो arms वो हासिल कर रहे हैं उसको एक control तरीके से लेके आगे जाना है. So it is a cooperative and multilateral approach to armament policy, instead of a blind race through mutual consensus. So through mutual consensus, through agreements, the state agree, they cooperate with each other, that they would go for armaments. वो असलहे को हासिल करेंगे लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक ख़ास तरीके से. They would not go for a blind race. दोनों के बीच में असलहे की दौड़ नहीं होगी, एक अंधे असलहे की दौड़ नहीं होगी, जिसमें the state keep on acquiring arms and arms without noticing that they are accumulating such a large stockpile of arms. Rather, the states agree that they will acquire arms in a controlled manner, and through mutual agreements, they come to this point. According to Jeffrey Larson, any agreement among states to regulate some aspect of their military capability or potential. The agreement may apply to location, amount, readiness, and type of military forces, weapons, and facilities. तो लार्सन के मुताबिक स्टेट्स के बीच में ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिस पे वो राजी हो जाते हैं कि अपनी जो एक मिलिट्री पोटेंशियल है, जो फौजी इस्तेदाद है, जो फौजी कुव्वत है, उसको रेगुलेट करें, उसको कंट्रोल करें. मतलब है कि अपनी फौजी ताकत को कंट्रोल करना है दो स्टेट्स के बीच में. कैसे कंट्रोल करना है? इट मे बी अप्लाई टू लोकेशन, कि जो उनकी लोकेशन है जिसमें वो मिलिट्री बेसिस बना सकते हैं डिफरेंट जगहों पे, तो दे कैन अग्री कि दे विल डिक्रीज द मिलिट्री बेसिस. दे मे अग्री ऑन डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेपन्स, कि वेपन्स की तादाद को कम करें.
They may also agree on the different types of military force, कि कौन सी फौज को वो उन्होंने बढ़ाना है, नेवल फौज कितनी बढ़ानी है, एयर फोर्स कितनी बढ़ानी है, जो ज़मीनी फौज है उसको कितनी बढ़ानी है. So they through mutual agreements they are discussing with each other and arriving at a controlled manner of acquiring weapons and the facilities and the funds. According to Hedley-Bull, arm control is a restraint internationally exercised upon armament policy, whether in respect of the level of armaments, their character, deployment or use. तो अगेन अकॉर्डिंग टू बुल इट्स द रिस्ट्रेंट, एक परहेज है, एक इज्तिनाब है. असलहे को जो आप एक्वायर कर रहे हैं, एक स्टेट जो असलहे को एक्वायर कर रहा है, सो इट इज़ अ रिस्ट्रेंट. मतलब है कि एक कंट्रोल मैनर से जाना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से जाना है, एक जो ब्लाइंड रेस है उससे अपने आप को बचाना है. सो दीज कंट्रीज वुड बी गोइंग फॉर आर्मामेंट्स but in a controlled manner. They would also discuss about the character of the weapon. They would also discuss about the deployment or use, कि कितने weapons को उन्होंने deploy करना है, उनको नस्ब करना है, कितने weapons को उन्होंने किसी और जगह पे नस्ब करना है, या कितने weapons को वो use करेंगे. So in general we can say that arms control means increasing your arms but in a controlled manner through mutual agreements with other states. Arm control can be formal, which will involve treaties and other binding arrangements between states. तो arm control can be formal between two states, कि जिसमें दो रियासतें बाकायदा आपस में एग्रीमेंट करती हैं, मुआहदा करती हैं कि किस तरह उन्होंने और कितने कितने वेपन्स इस साल या नेक्स्ट 5 years में बनाने हैं या उन्होंने दूसरे ममालिक से लेने हैं. Or it could be informal, in which a state may control arm herself according to her set priorities. यह इसमें ये भी हो सकता है कि एक स्टेट खुद अपने ही तौर पे कह दे कि उन्होंने इतने आर्म्स सिस्टमेटिकली एक्वायर करने हैं, हासिल करने हैं. तो एक स्टेट खुद भी कर सकता है, लेकिन वो इनफॉर्मली होगा, वो यूनिलैटरली होगा, अपने ही तौर पे कह देना कि मैंने इतने आर्म्स हासिल करने हैं, मेरी सिक्योरिटी के लिए इतने आर्म्स की ज़रूरत है. और इट कुड आल्सो बी मेड विद अनदर स्टेट थ्रू एग्रीमेंट्स, ताकि दोनों की पावर बैलेंस हो. अगर एक स्टेट ज़्यादा आर्म्स एक्वायर कर रहा है और दूसरा कम आर्म्स एक्वायर कर रहा है, तो आखिर में क्या होगा? एक स्टेट ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, दूसरा वीक हो जाएगा. तो क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो गई. सो हाउ टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर, कि इन दोनों स्टेट्स के बीच में बैलेंस ऑफ पावर रहे. क्योंकि अगर ये आर्म हासिल कर रहे हैं तो ज़्यादा आर्म हासिल करना भी सही नहीं है, क्योंकि उससे ज़ाहिर बात है फंड्स उस तरफ जाएंगे और आपके जो फंड्स हैं दे विल नॉट बी यूज प्रोडक्टिवली. सो दैट्स हाउ द स्टेट गोज फॉर आर्म्स कंट्रोल थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, ताकि दोनों अपनी जो सिक्योरिटी है उसको भी देखें, लेकिन इतने ज़्यादा आर्म्स भी ना लें ताकि जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर भी डिस्टर्ब हो और उनका पैसा भी ज़ाया हो. These process or steps can be unilateral, bilateral or multilateral. The most essential element is the willingness to cooperate with other state to achieve security interest. तो remember arms control एक state खुद भी कर सकती है, अलग अलग हो के या अकेले हो के यूनिलैटरली अपने तौर पे भी वो इसको अनाउंस कर सकती है कि इतने आर्म्स उसने एक्वायर करने हैं, एंड दिस इज हाउ इट विल कंट्रोल एक्वायरिंग ऑफ इट्स आर्म्स और वेपन्स. और इट कुड बी बायलैटरली, जिसमें दो स्टेट्स आपस में बैठ के दे थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट्स मुआहदा करते हैं कि कितने आर्म्स उन्होंने एक्वायर करने हैं. और इट कुड बी मल्टीलैटरल, जिसमें बहुत से स्टेट्स आपस में मिल के दे कैन एग्री कि हाउ मच ईच स्टेट वुड गो फॉर आर्म्स एंड वेपन्स. Arms control can be applied to both weapons of mass destruction (WMD) and to conventional weapons, although it has been applied most heavily to WMD. WMD का मतलब क्या है? Weapons of mass destruction.
ऐसे हथियार जो कि बहुत से लोगों को मार देते हैं, जिसका असल मतलब न्यूक्लियरी हथियार हैं, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब आता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉम्ब आता है, जिसमें केमिकल वेपन्स हैं, जिसमें बायोलॉजिकल वेपन्स हैं. एज यू कैन सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, दे आर न्यूक्लियर वेपन्स, they are radiological weapons, they are chemical weapons, biological weapons, and as a result these are very deadly, they are very dangerous. So when we say arms control, so we are not very much interested in conventional weapons. Conventional weapons कौन से हैं? जिसमें बंदूक वगैरह आते हैं, जिसमें पिस्तौल आते हैं, जिसमें टैंक्स वगैरह आते हैं, तो ये इतने ज़्यादा मोहलिक नहीं है, जबकि ये जो हथियार हैं ये ज़्यादा डेडली हैं, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है. तो जब दो ममालिक आपस में आर्म्स कंट्रोल की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर कन्वेंशनल वेपन्स को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो एक स्टेट की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितने वेपन्स जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उनको हासिल करता है. लेकिन अगर मैस डिस्ट्रक्शन वेपन्स की बात आती है, जो ख़तरनाक हथियार हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसमें फिर स्टेट्स जिनके पास ये ताकतें मौजूद हैं, जिनके पास ये वेपन्स मौजूद हैं, तो फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती हैं कि कितने एटम बम या कितने केमिकल वेपन्स बनाने चाहिए. तो इस तरह वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं. सो व्हेन वी से आर्म्स कंट्रोल, सो वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन कंट्रोलिंग दीज वेपन्स, weapons of mass destruction. Conventional weapons are not much covered because of the implied right of sovereign states to possess them for security and defense. तो जो weapon of mass destruction है वहीं ज़्यादातर आर्म्स कंट्रोल में आते हैं, और जो conventional weapons हैं तो उनकी तो ज़रूरत है स्टेट्स को. The states need conventional weapons for their security, for their interest. So therefore conventional weapons will not be most frequently discussed in the arms control, rather it would be the weapon of mass destruction that will be discussed in this chapter. Arms control contributes to a more stable and calculable balance of power. जब आर्म्स कंट्रोल होगा तो इससे आपके पास एक बैलेंस ऑफ पावर की सिचुएशन आएगी, क्योंकि जब दो स्टेट आपस में बात करेंगे तो वो ये देखेंगे कि एक दूसरे से ज़्यादा ना बना दिया. अगर एक कहता है कि मैं 10 बनाऊंगा, दूसरा कहेगा कि मैं 9 या 11 या 10 बनाऊंगा. इन दिस वे दे इंक्रीज देयर वेपन्स इन अ सिस्टमैटिक वे एंड स्टिल मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर. अगर एक स्टेट का है थ्रू एग्रीमेंट कि मैं 10 बनाऊंगा, दूसरा कहे मैं 1000 बनाऊंगा, so can you see it is not balanced, and therefore it would not be arms control. Arms control is acquiring weapons, getting weapons in a controlled manner. So the two states would then agree, they would then negotiate कि भी 1000 ज़्यादा हैं, अगर आप 1000 बनाओगे तो फिर मुझे भी 900 या तकरीबन इतने करीब करीब बनाने पड़ेंगे. So can we decrease the number of weapons, and can we decrease the funds so that we can also work in other atmosphere. So this is how the states through treaty, through agreements go for an arms control. Again, in this kind of weapons we mean the sophisticated weapons, the weapons of mass destruction. In this image you can see the different nuclear powers and how many weapons each of the power may possess. तो आपको नजर आ रहा है कि यूएसए के पास सबसे ज़्यादा वेपन्स की सस्पेक्टेबिलिटी है कि समवेयर 10,000 आर एक्सपेक्टेड विद यूएसए. विद रशिया 15,000 है, जबकि बाकियों के पास कम है. रिमेंबर दिस इज ओनली एन एस्टिमेटेड नंबर बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन. इट मे नॉट बी राइट. Armament versus disarmament. Before going to the topic of disarmament, let us first of all discuss what is armament and what are the implications of armaments. Armament is acquiring arms, increasing armed forces, their military bases and their spending. तो जब मैं कहूँगा armaments or in IR when we say armaments, so we mean
a state acquiring weapons, a state acquiring arms, या a state increasing its armed forces, क्योंकि अगर अपनी फौजों को आप बढ़ा रहे हो तो ये भी आर्मीमेंट्स है, आप फौजी तैयारी कर रहे हो। अगर आप अपनी मिलिट्री बेसिस को बढ़ा रहे हैं, increasing the military bases, increasing the military stations, again this would be taken as armaments because you are spreading your army in different bases for different types of purposes. Or when a country increase its military budget, when it increase its spending on the military, again this would be called armaments because the budget would be going somewhere to be used in somewhere for acquiring weapons or for acquiring their military bases or increasing the forces. This is prevalent since ancient times. State acquired arms and weapons for their security. तो ये सिर्फ आजकल के ज़माने में नहीं है, ये पिछले ज़माने से ही बातें आ रही हैं. Even the older states, the ancient states, they used to acquire arms and weapons. So armament is as old as the person, as old as the people, because throughout the ages, the states were acquiring arms and weapons for their security. But armament in those days, in the ancient days, armament was done mostly during crisis and tension. तो पिछले ज़माने में आर्मीमेंट्स कब होता या ज़्यादातर कब होता? उस वक्त जब एक स्टेट को ख़तरा लाक होता, जब उसको ये इत्तला पहुंचती कि कोई दूसरा स्टेट आपके ऊपर हमला करने वाला है या सिचुएशन स्टेबल नहीं है, सिचुएशन कन्फ्लिक्टिंग है, तो उस वक्त वो जो स्टेट था, it would try to make weapons, it would try to make arms, and not during the normal time. It was not very much, the forces would not be mobilized and the weapons would not be very much. But when the time for the war would be near or during conflicting situation, then the state would order to make weapons. So armament was done mostly during crisis and tension. The states mostly struggled for quantity of arms at that time. तो शुरू के जो states हैं, जो कि ancient states हैं, जो कि पुराने स्टेट्स हैं, तो उसमें जो असलहे की मिकदार दिया, उस पे फोकस किया जाता कि ज़्यादा से ज़्यादा असलहा बनाएं, ज़्यादा तलवार बनाएं, ज़्यादा घोड़े लें, ज़्यादा तीर कमान बनाएं, क्योंकि सारों के पास यही चीज़ें हुआ करती थी, तो वो उसको ज़्यादा यूज़ किया करते हैं. बट विद डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वालिटी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट. तो अब जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, अब नंबर इतने अहम नहीं रहे, अब क्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है. सो नाउ द स्टेट्स आर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द वेपन्स रादर देन द क्वांटिटी ऑफ वेपन्स, बिकॉज द क्वालिटी इज मोर डेंजरस. वन न्यूक्लियर बॉम्ब इज इनफ एज कंपेयर टू a million pistols and guns. So this is how the states are now stressing or emphasizing the quality in the modern nation-state system. The European states fell in a mad race for arms due to rivalry between the European states. तो जो यूरोप में ये कशीदगियाँ रही हैं, ये 19th century, 20th century, so because of that rivalry between different states, because of the rivalry between France, England, Germany, Russia, so these rivalries made these European countries go for a blind race for weapons. So they start getting weapons. They fell in an arms race and they were compiling weapons upon weapons. As a result, they were becoming stronger and stronger, and military spending was also increased. Weapons becomes more sophisticated and perfected. तो जब ये आर्म्स हासिल कर रहे हैं, साथ में इनके पास पैसा भी है, so they are spending more on the arms and the quality of arms, and they are also perfecting their technology. अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं, तो उनके पास जो वेपन्स हैं वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बन रहे हैं, ज़्यादा ख़तरनाक बन रहे हैं, पेचीदा बन रहे हैं. And the weapons are also more perfect now. They can easily hit the target. And with this, military alliances and counter alliances were also formed.
So we see that as they were getting weapons, they were getting arms, so they were also forming alliances. वो अब alliances भी बना रहे थे, वो तंजीमें भी बना रहे थे. So this created suspicion and fear and thus resulted in wars. तो आखिर में अंजाम क्या हुआ कि जब आपके खिलाफ अलायंस बनती है, आप कोई स्टेट आर्म्स एक्वायर कर रहा है, तो जो दूसरा स्टेट है उसके दिल में शक बढ़ता है कि आखिर ये आर्म क्यों हासिल कर रहा है, बिकॉज दैट स्टेट वुड यूज द आर्म ऑन दैट पर्टिकुलर नेबर. So the neighbor also start acquiring weapons, and then one neighbor make an alliance with another state, the other make an alliance with another state, and as a result this creates more tension, this create fear. खौफ आता है और खौफ की वजह से the states start getting more arms. As a result, finally when they have the weapons, so they would start fighting with each other, and this World War I and World War II happened because of this reason. So however, armaments continue after World War II due to Cold War between US and SU. तो हम देख रहे हैं कि इवन वर्ल्ड वॉर II के बाद भी वो कहते हैं अकल काम नहीं आई. अगेन द टू सुपर पावर्स, they start getting more and more sophisticated weapons. They start getting more and more nuclear bombs. The US and Soviet Union, they were again in a blind race. They were acquiring arms and weapons. New military alliances and blocs were formed, such as NATO and Warsaw. तो अगेन वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है जो वर्ल्ड वॉर I से पहले थी, कि वही वेपन्स हासिल किए जा रहे हैं, वही आर्मामेंट्स है और उसी तरह की तंजीमें बन रही हैं. वी हैव मिलिट्री अलायंसेज बीइंग नाउ मेड, बट दीज अलायंसेज वर नाउ ओपन, दे वर नॉट सीक्रेट. वर्ल्ड वॉर I में दे वर सीक्रेट अलायंसेज, बट नाउ द अलायंसेज आर ओपन. So we can see the alliance of NATO and the alliances of Warsaw Pact. Strategic and more sophisticated weapons invented. For example, spy satellites, ballistic missiles, nuclear bombs. तो आपको नज़र आ रहा है काफ़ी ख़तरनाक किस्म के हथियार इस वक्त बन रहे हैं जो कि पहले नहीं दिया, जिसमें बाकायदा जासूस सैयारे आ गए हैं, मिसाइल्स आ गए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया, हाइड्रोजन बॉम्ब वॉज इन्वेंटेड, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM से कहते हैं कि एक कॉन्टिनेंट से लेके इट कैन टारगेट अनदर कॉन्टिनेंट आफ्टर traveling for thousands of kilometers. Now they were fighter planes with precise targets. So what was the effect of such policy? What was the effect of these armaments? The effects were that it led to the wastage of resources. Lots of money was spent on arms manufacturing and imports. Besides, money was stopped from being spent on industry and trade, and thus resulted in inflation and economic crisis. तो जब नज़र आ रहा है कि ये जो जितने पैसे वेपन्स पे लग रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पैसे इन चीज़ों के ऊपर लग रहा है, तो ये पैसा if it was used for industry and for trade, it would have been very beneficial. But now this money was not used on that particular fields. Rather, they were used on weapon industry, on arms industry. As a result, we see the wastage of resources. The second is less funds for humanitarian purposes and developmental activities. अगर आपका ज़्यादा पैसा वेपन्स पे लग रहा है, इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं और जो सोशल सर्विसेज हैं उनके ऊपर पैसा नहीं लग रहा, बल्कि उनसे पैसा लेके और जगह पे खर्च हो रहा है. Hindrance to national development and threat to democratic process. इसी के साथ जाहिर बात है, if the country is not developing, if the developmental sphere is stopped from funds, so the country national development would be stopped and the democratic process would also be threatened because the military would be getting stronger and stronger. So another effect of armament is that it produces suspicion, it produces fear and distrust, and because of this there is a threat of war. क्योंकि जब दो स्टेट्स आपस में असलहे की दौड़ में लगे होंगे
तो उसकी वजह से शक्कों को शुबहात पैदा होंगे, उसकी वजह से खौफ पैदा होगा। और उसके बारे में बैकर कहता है कि आर्मामेंट्स प्रोड्यूस फियर एंड फियर प्रोड्यूसेस मोर आर्मामेंट्स, कि जब आर्मामेंट्स कोई स्टेट करता है तो उससे दूसरा स्टेट को खौफ पहुंचता है, और उस खौफ की वजह से वो मज़ीद असलहे की दौड़ में लग जाता है। सो रिमेंबर दैट्स अ साइकिल, आर्मामेंट्स प्रोड्यूस फियर and fear produce more armaments. So what is happening? You are wasting the resources on armaments, and these kind of armaments again affects the relation between states. It affects the cooperation between states, and due to this what actually happen is that the states are in front of each other. They are eye to eye with each other. Now they are in a state of conflict and tension, which may result in a war. So after this, as we see that the threat of a horrible war, the threat of another war was there, क्योंकि जो दो camps हैं, they are involved in armaments, they are involved in strategic weapons acquiring, and they are testing their nuclear weapons. So this cannot go for a long, क्योंकि दोनों की economies जो है वो disturb हो रही हैं, and a threat of war is always there. So what we can suggest now, that there is a need for disarmaments. आखिर कब तक states असलहा हासिल करते रहेंगे, असले की दौड़ कब ख़त्म हो गया? तो अब एक ऐसा स्टेज है कि the countries should go for disarmaments. So what is disarmaments and why a state should go for disarmament? So the reason for disarmament is that armament instill fear and distrust in neighboring states for their security, thinking that the other state is undertaking military preparedness and possibly attack. क्योंकि जब कोई country armaments पे लग जाती है, when it start getting arms and weapons, so it produces fear, and because of the fear, the other neighboring states become very suspicious. It also start acquiring weapon because it think that the other state is making weapon or acquiring weapon for attack on it. तो armament से remember क्या बनता है, क्या पैदा होता है? It produces fear. According to US report of 1951, it say our arms create fear in Russia. Russia arms create fear in us. By seeking to deter Russia by military might, we are inevitably forced to plunge the world into an arms race. An arms race is not conducive to security. ये यूएस की रिपोर्ट है जो कि 1951 में शाया हुई है, और वो ये कहता है कि जो हमारे वेपन्स हैं, जो यूएस के वेपन्स हैं, वो रशिया में खौफ पैदा करता है, और जब रशिया वेपन्स पैदा करता है तो वो हमारे अंदर खौफ पैदा करता है, और इसी खौफ की वजह से हम दोनों क्या कर रहे हैं, हम आर्म्स हासिल कर रहे हैं. वी आर गेटिंग वेपन्स, एंड दिस आर्म रेस इज नॉट गुड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज नॉट गुड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ एनी कंट्री. सो इफ आर्मामेंट लीड्स टू वॉर, देन इट मीन्स डिसआर्मामेंट वुड लीड टू पीस. अब ये ऑपोजिट है. अगर कोई स्टेट आर्मामेंट में इन्वॉल्व है तो उसकी वजह से क्या होगा? देयर वुड बी टेंशन, देयर वुड बी थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस. अगर हम इसके अपोजिट जाएं, इफ वी डिसआर्म, अगर हम अपने जो वेपन्स हैं जिसने ये खौफ पैदा किया है, अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो क्या होगा? क्या अमन कायम नहीं होगा? बिकॉज इफ आर्म्स लीड्स टू वॉर, then this means disarm should lead to peace, because that's the opposite. So this means disarmament may lead to peace. It may lead to good friendly relations. This is according to Palmer and Perkins, that disarmament may lead to peace. However, through mutual agreements to limit arms, or disarmament can open up communication between states. अब एक स्टेट अपने आप को तो डिसआर्म नहीं कर सकता, उसके लिए इट हैज़ टू गो विद एन एग्रीमेंट विद अनदर स्टेट दैट्स द एनिमी स्टेट, और दोनों ने आपस में मिल के बैठ के ये डिस्कस करना है कि हाउ मेनी आर्म्स एंड हाउ मच आर्म्स दे शुड गिव अप और दे शुड रिड्यूस. सो डिसआर्मामेंट में
they would be reducing their arms. They would be giving up their arms through mutual agreements. And this would lead to greater transparency. Again, this would also lead to better understanding of a state's intention. क्योंकि जब दोनों स्टेट्स आपस में बैठ के बात करेंगे कि जो हमने वेपन्स हासिल किए हैं ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, let us give up these weapons. Let us destroy these weapons. So this would create more understanding between these two countries. This would create more close relation and better friendly ties between these countries. This would increase the understanding between these two countries. So this means disarmament is very good for establishing friendly